आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले महायुद्ध की। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है, कभी भी युद्ध हो सकता है। इसके लिए भारत के सभी जनता को तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्रकार का प्रहार हो रहा भारत के तरफ से, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। भीख मांग रहा सभी देशों से कि किसी तरह भारत से हमको बचा लिया जाए, नहीं तो भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शों से हटा देगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो डर बना हुआ है, वो डर मोदी जी के वजह से है। मोदी जी ने 7 तारीख को ऐसा हमला करवाया था पाकिस्तान के अंदर कि पूरा पाकिस्तान दहल गया था। पाकिस्तान के लोग कराही कराही मचा रहे हैं और पाकिस्तान में अभी इतना ज्यादा डर का माहौल है कि वहां के सैनिक पोस्ट को छोड़ रहे हैं, वहां का सैनिक नौकरी को छोड़ रहे हैं। वो एक ही चीज कर रहे हैं कि जान बचेगा तो लाख उपाय। अरे हम फौज में रहेंगे तो भारत वाला केने से आके कब वार करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान में घुस के और मार के भारतीय सैनिक सब वापस रिटर्न आ गया था भारत, तो भी पाकिस्तान को पता नहीं चला था। 2019 में बालाकोट में सेम घटना किया कि पाकिस्तान में घुसा और मार दिया, किसी को पता नहीं चला। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो भारतीय सैनिक अजीब हैं, पाकिस्तान घुसते हैं और कहीं भी ठिकाना बनाते हैं और वहां पे बम बारूद गिरा के चले आते हैं और पाकिस्तान को पता नहीं चलता है। वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ यानी प्रधानमंत्री का घर पे बम गिरेगा और प्रधानमंत्री को पता नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है जब 9 ठिकाना पे 7 तारीख को 7 मई 2025 को 9 ठिकाना पे बम गिरा और पाकिस्तान को पता नहीं चला। तो कौन बड़ा बात है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके घर पे बम गिर जाए और उसको पता नहीं चले। तो कुछ भी हो सकता होने का, क्योंकि ये देख रहे हैं, आंखों को देखिए किस तरह गुस्सा में लाल है। यानी जिस दिन पहलगांव घटना हुआ था ना, उस दिन पूरे दुनिया में अभी युद्ध के लिए सबसे ज्यादा कोई एक्टिव रहता है तो ये महाशय है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है पूरे दुनिया में। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले युद्ध कौन चाहता है कि युद्ध हो, तो ये सबसे पहले हाथ खड़ा कर देगा, हम चाहते हैं युद्ध हो और सबसे आगे हम ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के नाक में दम करके रखे हैं और जरूरी भी है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए था। हालांकि बिजनेस ले लीजिए या जितना भी अर्थव्यवस्था ले लीजिए, भारत का कुछ भी ले लीजिए, उसमें भले ये पीछे रह जाएंगे, लेकिन किसी देश से युद्ध होगा तो ये कभी पीछे रहने वाले आदमी नहीं है। इसीलिए थैंक यू मोदी जी, जो आपने इस तरह का स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान आज भीख मांग रहा पूरा दुनिया से कि हमको किसी तरह भारत से बचा लिया जाए। लेकिन एक हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर अभी युद्ध हो जाए तो भारत के पास कुल मिला के 172 परमाणु बम है, 172। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी 170 परमाणु बम है। 170 परमाणु बम काफी खतरनाक होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था तो लाखों आदमी चंद सेकंड के अंदर मर गए थे, लाखों आदमी। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम। और वो परमाणु बम भारत के पास है, वो परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, दोनों के पास परमाणु बम है और संख्या देख लो कितना है। अगर ये लोग दोनों परमाणु बम चलाने लगे अपने अपने तरफ से तो सोच लो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर दिखेगा। मतलब कुछ मिनटों के अंदर पूरा दोनों जगह का बहुत सारा इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें डरने की जरूरत है। अगर यह युद्ध होता है तो पाकिस्तान तो पूरा साफ हो ही जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी डर है। अगर मान लो कि कुछ मिसाइल गलती से ये छोड़ देता है, ऐसे तो हमारे पास S-400 है। S-400 भारत के पास एक ऐसा यान है जो पाकिस्तान से कोई भी मिसाइल छोड़ेगा ना, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिसाइल छोड़ेगा तो S-400 उसको डिफ्यूज कर सकता है। और अभी पाकिस्तान के तरफ जितने भी मिसाइल छोड़े गए अधिकतर को इसने डिफ्यूज कर दिया। S-400 काफी खतरनाक है, ये हवाओं में ही मिसाइल को डिफ्यूज कर देता है। यानी उड़ के आता मिसाइल उधर से, एक मिसाइल है ये उड़ के आ रहा इधर से, तो यहाँ पे S-400 है, यहाँ से ये लॉन्च करता है और जाके इसको यहीं पे ब्लास्ट कर देता है हवे में, यानी हिंदुस्तान में घुसने भी नहीं देता। तो अभी तक तो भारत इसमें सक्सेस है, लेकिन क्या
परमाणु को भी डिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अभी परमाणु कोई नहीं छोड़ा है और विश्व का दबाव भी रहता है, यूएनओ को दबाव रहता है कि कोई भी अपने मर्जी से परमाणु नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब अतय हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे बेहुदा ऐसा देश का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी परमाणु छोड़ सकता भारत के अंदर। अगर परमाणु छोड़ दे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। जिस जगह पे परमाणु गिरेगा, आप विश्वास कीजिए वहां की लगभग 30 से 40 हजार लोग चंद सेकंड में मर जाएंगे, चंद सेकंड में। और ऐसा मरेंगे कि उसका हड्डी तक नजर नहीं आएगा, हड्डी तक पूरा खून सिर्फ नजर आएगा उस जगह पे। आप देख लीजिएगा हिरोशिमा और नागासाकी का घटना को आप एक बार जरूर देखिएगा यूट्यूब पे। बताया गया है कि जब परमाणु गिरा था ना, तो कुछ दूर लगभग 5-10 किलोमीटर ऊपर ही रहेगा, तो ऐसा लाइट करेगा ना कि कुछ आपको नजर ही नहीं आएगा, आगे पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं। और जब वो जैसे पृथ्वी पर गिरेगा, उस लोकेशन के सारे लोग का चिथड़ा उड़ जाएगा, कहीं पे हड्डी, कहीं पे खून, कहीं पे मांस, पूरा लगभग कुछ इलाका यानी कुछ दूरी तक जहां तक उसका असर रहेगा, खतरनाक मंजर होगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये परमाणु अटैक किसी के तरफ से हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सब जोश और जुनून में हो कि पाकिस्तान को मारो, उधर से पूरा हिंदुस्तान को मारो। अब पता चलेगा मार काट में अगर 10-20 को परमाणु इधर से छोड़ दिया, इधर से छोड़ दिया, तो लाखों लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मारे जाएंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, लेकिन ये लोग ऐसा हरकत करता, बार बार आतंकवादी भेजने का क्या जरूरत है, हमें समझ में नहीं आता है। ये आतंकवादी को पनाह दे देता है। आतंकवादी जब मर जाते हैं तो आतंकवादी को कंधा देने जाता है, आतंकवादी को दफनाने जाता है और बोलता हम आतंकवादी नहीं पालते हैं। अभी इसको हम बताते हैं कि कितना आतंकवादी पालता है। ये लादेन है जो पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी है, पूरे विश्व इतिहास में सबसे खतरनाक आतंकवादी। जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा था ना, तो पूरा दुनिया दहल गया था कि अमेरिका जो सबसे मजबूत राष्ट्र है वही सुरक्षित नहीं है, तो और दुनिया में कौन देश सुरक्षित है? जिसके पास सबसे मजबूत सेना है, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, वो देश का सबसे बड़ा टावर को उड़ा दिया ये व्यक्ति। तो इसका खोज होने लगा और अमेरिका वाला बोल दिया कि जिस देश में ये व्यक्ति मिल गया ना, हम तो सर्च कर रहे हैं, कुछ वर्षों के अंदर इसे ढूंढ भी लिया गया और बोल दिया कि जिस देश में मिलेगा उसको हम आतंकवादी वाला देश घोषित कर देंगे। और लास्ट में आके मिला ही पाकिस्तान में, और वो बोलता है बेहुदा कि हम आतंकवादी नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है। पूरे भारत में आज तक जितना हमला हुआ सब का सब पाकिस्तानी आतंकवादी किया है। और अभी इधर थोड़ा फुचफुच कर रहा बांग्लादेशियन सब, जिसको हम लोग 1971 में पैदा किए हैं, 1947 में पाकिस्तान को पैदा किए, और उसी में से 1971 में जब पाकिस्तान कुछ कुछ के मारने लगा बांग्लादेशियों को, उसकी बहू बेटियों का इज्जत लूटने लगा, उसको जब पूरा तार तार करने लगा, एक एक आदमी को काट देता था बांग्लादेश में घुस के पाकिस्तानी सब, तब हम लोग बांग्लादेश को अलग देश बनाए थे। हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बनवाया था। सेम मानिक शाह उस समय लीडिंग किए थे, 93,000 सैनिक घुटना टेक दिए थे उस समय। और उस समय वो लोग खुशी होकर एक देश का निर्माण हो गया, बांग्लादेश। पाकिस्तान पहले वो पाकिस्तान में ही था, आधा पाकिस्तान उधर जिसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, जो अभी है वो कुत्ता वाला जो मैप है, और इस साइड में पूर्वी पाकिस्तान था जिसको बोलते थे बांग्लादेश। 1947 में ये दोनों अलग हुआ था। तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में हम लोग उसको बांग्लादेश बना दिया कि पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान वाला इसको मार नहीं सकता। और वही अभी फुचफुच कर रहा, चीन का गोद में जाकर बैठ गया और धमकी देता भारत को कि तुम्हारा जो 7 गो राज्य है ना, 7 सिस्टर, इसको काट के अलग कर देंगे तुमसे, चीन हमारा मदद करेगा। बांग्लादेश बोल रहा। भारत शरीफ है, देखो भारत शरीफ क्या हुआ, सारा का सारा देश रंगदारी करने लगा, तो भारत औकात पे आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान उसी समय आतंकवादी का ठिकाना घोषित हो गया जिस दिन ये लादेन मिल गया था पाकिस्तान के अंदर। और बोलता है हम लोग पाकिस्तानी, सब बोलता है कि हम लोग आतंकवादी नहीं रखते, देख लो तुम्हारे यहाँ से दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी निकला। और आज भी बहुत सारे आतंकवादी वहीं पे हैं। इसी कारण से यही आतंकवादी 2016 में हमारे यहाँ हमला किया था, उसी का बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक में। रातों रात भारत का वायुयान जाता है सैनिक और घुस के आतंकवादी को ठिकाने को निशाना बनाता और सैकड़ों आतंकवादी को मार के वापस चला आता और पाकिस्तान को पता नहीं चलता है। 2019 में हवाई यान से पाकिस्तान में घुसता है बालाकोट में और मार के सबको चल आता है, पाकिस्तान को पता नहीं चलता है। तो
तुम अगर जानना चाहता कि भारत के पास क्या है, तो भारत तुमको 1 2 नहीं 3 बार इधर हाल में 2016, 19 और 25 3 बार तुम्हारे घर में घुसा, तुम्हारे आतंकवादियों को मारा, और तुम बोलता फिर भी आतंकवादी नहीं है अभी, और पाकिस्तान को उसका औकात दिखाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, ये एक मुस्लिम महिला है और ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को कौन है सोफिया कुरैशी? जानिए कि भारत की प्रत्येक लड़की को इस प्रकार की महिला बनने का गौरव हासिल करना चाहिए। इतनी महान महिला है ये दोनों, सोफिया कुरैशी और साथ में है विंग कमांडर बोमिका सिंह। ये दोनों एक ऐसी महिला है जो भारत के मिशन सिंदूर को लॉन्च की थी और उसका प्लानिंग की है, और ऐसा प्लानिंग इन दोनों ने किया कि आज पाकिस्तान के 1 2 नहीं 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को मारा है, और उन दोनों उसमें पूरा का पूरा हाथ यही दोनों का रहा है। ठीक है, ये जो है सोफिया कुरैशी, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, और 2016 में पहला भारत का महिला अधिकारी बनी थी सोफिया कुरैशी। उस समय भारत को ऐसा लीड की थी कि भारत ने इसे सबसे बड़ा महिला सेना मान लिया था, और पहली बार भारत में कोई महिला अधिकारी बनी थी सोफिया कुरैशी, जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, जो बहुत बड़ा पद होता है। यही पद अगर वायुयान में हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं विंग कमांडेंट। क्या कहते हैं? हाँ, विंग कमांडेंट। तो विंग कमांडेंट हम लोग का भी देश का है, विंग कमांडेंट बोमिका सिंह। ये बोमिका सिंह जो है वो एक तरह से हवाई जहाज को उड़ाने वाली महिला है, पायलट है, महिला पायलट है, जो अपने ग्रुप का विंग कमांडेंट है। विंग मतलब आप जानते होंगे उड़ने वाला, तो वही विंग कमांडेंट वही है। तो ये जो है दोनों इतना महान महिला है कि यही दोनों के हाथ में इस पूरे मिशन को दिया गया, मिशन सिंदूर। और इतना अच्छा ये मिशन रहा कि ये दोनों का 10-12 दिन का प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के सारे अड्डे पता किए गए। ये मास्टरमाइंड है, ये जो महिला आप देख रहे हैं ये मास्टरमाइंड है। इतना तेज तर्रार है कि पाकिस्तान का एक एक ठिकाना का पहले सर्च की, और इस ऑपरेशन में इनका साथ दिए भारतीय सेना ने। सर्च की और सर्च करने के बाद पता कि कैसे हम ठिकाना बनाएंगे। और इसका सिर्फ 7 तारीख का प्लानिंग नहीं है ये दोनों का, अगले अगर 5 दिन तक युद्ध चलते रहे, 7, 8, 9, 10, 11 पांचों दिन पाकिस्तान क्या करेगा और हम उसके साथ क्या करेंगे, सारा प्लान करके बैठी हुई है। इतना महान है, बताते हम इसके बारे में। देखो, ये गुजरात के बड़ौदा में जन्म ली थी 1981 में, और अपने दादाजी से इंस्पायर हुई थी, क्योंकि इनके दादाजी सेना को कमांड करते थे। ठीक है, तो अपने दादाजी से इंस्पायर होके यह क्या की थी, ठान ली थी कि हम सेना में जाएंगे और सेना में हम कमांडर बनेंगे, और अंत में बन भी गई जो सपना देखी थी। उसके बाद इनकी बात करें तो ये विंग कमांडेंट है, और विंग कमांडेंट होता है कि पूरे जो हवाई यान आर्मी होता है उसको संभालने वाली महिला, तो वही ये है, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के बराबर होता है। ठीक है, 2004 को भारतीय सेना में पहली बार ये शामिल हुई थी। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो सैन्य का सबसे बड़ा पद में से एक होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आते हैं और कश्मीर के स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगांव पर हमला कर देते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर जगह है कि सब यहाँ जाना चाहता है, और यहीं पे हमला कर देते हैं, 28 निर्दोष लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद भारतीय के मन में एक ही लालसा रहता है, रिवेंज, रिवेंज एंड रिवेंज, यानी बदला लेंगे, बदला लेंगे और बदला लेंगे। और इसी बदला को 7 तारीख को लिया जाता है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को पाकिस्तान में घुस के उसके 1 2 नहीं बल्कि 9 ठिकाने को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। हर सुहागन का बदला। देखो, ऑपरेशन सिंदूर नाम जैसे ही रखा, भारतीयों के मन में और हिंदुओं के अंदर एक अजीब जुनून आ गया कि देखो, जिस पुरुष को मारा था उसकी महिला को बोला था कि जाओ मोदी को बोल देना हम तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिए हैं, जाओ मोदी को बोल देना। इसी तरह हिंदू को चुन चुन के मारेंगे। और जब इन महिलाओं का सुहाग उजड़ गया था तो मोदी जी सोचे क्यों न इसका नाम इसका सुहाग के पे ही रखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर। यानी तुमने सिंदूर को मिटाया है तो बदला सिंदूर नाम रख के लेंगे, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और ये हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि अब नाम ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सुहागन, ऑपरेशन हिंदू यही सब रहेगा, जिससे कि उसको पता चले कि तुम धर्म पूछ के मारा है, तुमको इसी तरह जवाब मिलेगा।
उसके बाद भारतीय सरकार ने कहा था कि हम 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे शाम 7 बजे, लेकिन 7 तारीख अभी शुरू हुआ था कि 1:05 पे पाकिस्तान में मॉक ड्रिल बजवा दिया। इतना धमाका किया कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। इतना धुआं उड़ा कि आप देख सकते हैं वायुसेना का जब हवाई जहाज घुसा था तो पूरा पाकिस्तान जो है दहल गया था। मतलब जो दूर में लोग थे ना, जब आतंकवादी ठिकाने पे बम गिर रहा था और लोग जो दूर में थे वो सब डर रहे थे कि हे भगवान हम लोग पे आके ना गिर जाए, लेकिन वो लोग भी मन मन खुश हुआ होगा, चलो आतंकवादिया उड़ा, हम लोग को बीच बीच में आके तंग करता है। पाकिस्तान में बहुत लोग खुश होगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन खुल के बोलेगा थोड़ी कि हम लोग खुश हैं। और मॉक ड्रिल भारत में इसलिए कराया जा रहा, अभी भी मॉक ड्रिल कराया जा रहा कि कभी भी पाकिस्तान हमला कर सकता है। देखो मॉक ड्रिल क्या होता है, सुन लो ध्यान से। हो सकता है कि पाकिस्तानी कभी कभी यहाँ हमला कर दे, तो आप सबसे पहले बाहर है तो घर के अंदर चले जाइए, और घर के अंदर जिस तरह भूकंप में बोला जाता है कि किसी कोना में जाके आप बैठ जाइए, यानी घर का कोई कोना पकड़िए, पक्का का घर होना चाहिए, उसका कोना पकड़िए और कोना में बैठ जाइए। अगर आपके घर पे बम बारूद भी गिरा, कुछ भी गिर गया, तो आप कोना में रहेंगे, पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा लेकिन आपको कोई क्षति नहीं होगा। ये शायद आपको पता नहीं होगा, भूकंप के दौरान ये बताया जाता है कि भूकंप हो अब बिल्डिंग टूट के गिर जाए तो कोना वाले क्षेत्र में कुछ गिरता नहीं है। आपका नसीब खराब रहेगा तब भी ये जो टूट के कोना में गिर जाएगा, नहीं तो सब चीज़ गिरता है तो बीचों बीच गिरता है, कोना सुरक्षित रहता है। तो आप सबसे पहले पाकिस्तानी हमला करे तो घर के अंदर जाइए, पक्का का घर में, और कोना में जाके छिप खड़ा रहिए, और जब तक हमला का डर रहे कि नहीं 10 मिनट 5 मिनट हमला हो रहा, आवाज आ रहा, गिर रहा कुछ, तो कोना में चिपके रहिए और घर का सभी लोगों को यह निर्देश दे दीजिए कि अगर हमला हुआ तो कोना में जाकर। लेकिन बाबू परमाणु गिर गया तो कोना कोनो काम नहीं करेगा, सब का सब राख साफ कर देगा, क्योंकि परमाणु बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। आगे हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानियों को अगर सबक सिखाना है तो उस रात हम लोग ब्रह्मोस, यानी ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, लगभग 500 किलोमीटर तक जाके हमला करता है। ठीक है, 500 किलोमीटर जाके मारता है, तो पाकिस्तान का बॉर्डर पे ले जाके इसको छोड़ते रहता है। तो ये सब तो छुरछुरिया है, अभी परमाणु गिरेगा तो फिर बातें छोड़ दो। उसके बाद S-400 के बारे में अभी हमने आपको बताया था, ये हम लोग का जितना मिसाइल आ रहा सबको ध्वस्त करने वाला S-400 है। तो सलाम है भारतीय सैनिक को जो S-400 का यूज इतना अच्छा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल अभी भारत के अंदर नहीं आया, और भारत का 50 मिसाइल पाकिस्तान में जाके फट चुका है, और उसका एको को मिसाइल भारत में नहीं फटा, और हमको लगता है फटवो नहीं करेगा, क्योंकि सेना में दम होना चाहिए बंदूक उठाने के लिए और चलाने के लिए। वो लोग में दम नहीं है, मारता छुरछुरिया ऐसे करके धीरे धीरे आता है, इधर से जाता है ये S-400 और धूम से मार देता है उसको ब्लास्ट ऊपरे में, हवे में। अभी तक एक भी नहीं गिरा भारत के अंदर। भले इंडिया का न्यूज वाला कुछ से कुछ मुंह फाड़ के चिल्ला दे, पाकिस्तान का हमला, फलना जगह तबाह, चिल्ला जगह तबाह, एको को सबूत नहीं है। उसका खुद रक्षा मंत्री से पूछा तो क्या बोला जानते हैं? न्यूज वाला पूछा कि बताइए पाकिस्तान वाला जो वहाँ पे मारा है, सुनते हैं 3-4 गो लोग का वायुयान को उड़ा दिया है, तो क्या बोला जानते हैं कि हाँ 4-5 गो उड़ाया है, 3-4 गो काहे बोल रहे, 5-6 गो उड़ा दिया है। तो बोला इसका कोई सबूत? तो बोला नहीं, न्यूज में सुने हैं मीडिया उडिया वाला से। बताओ उसका रक्षा मंत्री कितना बेवकूफ़ है कि न्यूज में सुना है, उसको पता नहीं है। तो ऐसा चौपट आदमी ठीक हुआ 1947 में हमसे अलग हो गया, और शंका रहता तो भारतों को बर्बाद कर देता रक्षा मंत्री सब। ठीक है, और मिराज 2000, सुखोई 30, स्वदेशी तेजस और ब्रह्मोस, ये चारों मिलके पाकिस्तान का चिथड़ा उड़ा दिया था 7 मई 2025 को। जब रातों रात फटा था तो पूरा पाकिस्तान दहल गया था। यही चारों था, बहुत खतरनाक है। ये अपना प्योर भारत के वैज्ञानिक बनाया है, ये भी अपना भारत का है, सुखोई 30। ठीक है, लेकिन इसमें 50% हिस्सेदारी है रूस का। ये आपका फ्रांस का है, फ्रांस से ये हम लोग खरीदे हैं मिराज 2000। और ये जो है ब्रह्मोस, तो आप जानते करते हैं कि हम लोग का ब्रह्मा भगवान का अस्त्र चलता है सबसे लास्ट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, वही है ये जो भारत का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब मिल के पाकिस्तान को तबाह अभी कर रहा है। लेकिन अभी बारी आएगा, यही सब इलाका है पाकिस्तान का जो तबाह हुआ है, जिसको जूमिंग करके दिखाया गया, कुछ तो पता चल नहीं रहा। ठीक है, और आगे देखो ये है, ठीक है, इसका नाम है मोसाद, जो काफी खतरनाक है। इसका परिवार में बहुत सारा आदमी मर गया, तो ये अपने भगवान, जिसको अल्लाह कहते हैं, उससे बोला कि हे भगवान, हे अल्लाह, हमको भी काहे ने ले लिए थे, हमारा सब परिवार मर गया तो हम अकेले रह के क्या करेंगे। और इतना खतरनाक आदमी है कि 2001, 2016 ये सब जो घटना हुआ था उसमें मास्टरमाइंड था यही, और अभी रो रहा है। पूरा दुनिया का कोई भी
देश इसको रुला नहीं पाया, पहली बार भारत इसको रुलाया है। उस दिन जो हमला किया था, हम लोग को चारों युद्ध पोत जाके वहाँ पे जो हमला किया था, हमारे एयरफोर्स आर्मी जो वहाँ पे हमला किया था, उससे ये दहल गया है। आतंकवादी भी रो रहा, शहबाज शरीफ भी रो रहा, वहाँ का सेना भी पद छोड़ा, अब पाकिस्तान का चिथड़ा उड़ने वाला। पहलगांव घटना, संसद घटना, इन सब का ये मास्टरमाइंड था, ठीक है, और ये अभी रो रहा बैठ के। और इन सभी जगहों पर देखिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे बहालपुर में, ठीक है, बहालपुर में सबसे पहले हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर 1:05 में। फिर मुर्कदे, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद, इन सभी जगहों पे लगातार धड़ाम 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 कई बार हमला हुआ। और इन 9 ठिकानों में जितने भी आतंकवादी थे, या तो कोना वोना में छिप के बच गए, जो बुद्धिमान था, जो हम बता रहे, हो सकता है मेरा वीडियो पहले देख लिया होगा, एगो में और बताए थे 2 दिन पहले, तो उसमें देख उख लिया होगा, तो कोना वोना में छुप के बच गया। तो ये सब जगह पे बारी बारी से गिरा था, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी जगहों पे बारी बारी से गिरा था, ठीक है। और पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। अब हम लोग यही चाहे, भारत जितनी भी लड़कियां हैं सब इनके तरह आर्मी बने, देश का कर्नल बने और देश का नाम ऊंचा करे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।